6 का हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर करना है और इसके संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। और इससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो अलैंगिक जनन आप लोग जानते होंगे कि वे जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं जनन में, तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें जो है युग्मक का संलयन नहीं होता है। युग्मक का संलयन नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं ही होगी। तो इनकी कुछ प्रमुख विशेषता जो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतान आनुवंशिक गुणों में ठीक जनक की तरह होती है और जनक की तरह होने के कारण ही इसे क्लोन भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो ये उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के नाम लिखें। आंसर कुछ इसका नर जनन तंत्र से संबंधित हम लोग कुछ बातों को याद रखें कि वे जनन तंत्र जो कि नर में कहीं न कहीं उपयोगी शामिल होते हैं उसे नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले संरचना में मुख्य रूप से है 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्रमार्ग तथा 1 शीशन होता है, जो कि इनकी संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लैंगिक जनन का क्या महत्व है। लैंगिक जनन आप लोग जानते हैं वे जनन जिसमें जनन करने के लिए नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं और महत्व भी हैं कि लैंगिक जनन कुछ विशेषताओं को भी महत्वों को भी निर्धारित करती हैं। इनमें कुछ है जैसे कि सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है, जबकि अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, लेकिन लैंगिक जनन में समसूत्री प्रकार का अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये अलैंगिक जनन का गुण है जिसमें अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, लेकिन लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब अलैंगिक जनन में असमसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण ही उसमें जो है कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी समान होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा लैंगिक जनन में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें जो है विभिन्नताएं आती है, जैसे कि रंगों की विभिन्नता, अंगों की विभिन्नता एवं विभिन्न तरह की विभिन्नताएं आती हैं। जो है कि क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा। शुक्रजन नलिका के बारे में बताना है। तो शुक्रजन नलिका आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वृषण में 900 शुक्रजन नलिका होती है। ध्यान रखिएगा, शुक्रजन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो वृषण में पाई जाती है और ये जो है इसकी संख्या 900 होती है। और इसके अंतर्गत होता क्या है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत ही शुक्रजन नलिका के अंदर ही एक जर्म कोशिका होती है जिसका मुख्य काम होता है शुक्राणु को पोषण देना। ये शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, परागण से आप क्या समझते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है। आप लोग जानते हैं परागण क्या होता है, तो थोड़ा इससे पहले समझते हैं कि पुष्प में आप लोग जानते होंगे कि नर भाग और मादा भाग होता है। नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्रीकेसर बोलते हैं, या इसे बोला जाता है पुमंग और जायंग भी बोलते हैं। नर भाग को पुमंग बोलते हैं, मादा भाग को जायंग बोलते हैं। तो इसी में ध्यान रखना कि परागण क्या होता है, तो नर जनन अंग से परागकण का गमन जब मादा जनन अंग पर होता है तो उसे जो है हम लोग परागण कहते हैं। इसमें भाग कौन लेता है, तो इसमें मुख्य रूप से कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं जो इनके परागण की क्रिया में भाग लेते हैं।
परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।